chapter, that is variation and genetics. First of all, we should know what do you mean by genetics. Genetics क्या होता है भाई? इससे पहले हमने जो चैप्टर में डिस्कस किया वो हमने क्रोमोसोम और डीएनए डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इससे आगे के जीन्स क्या होते हैं, उनकी वजह से वेरिएशंस किस तरीके से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते जाते किस तरीके की वेरिएशन शो होती हैं, क्योंकि यही जो वेरिएशन है ये आगे जाके एवोल्यूशन का मेन कॉज बनती है. So what is the genetics? Genetics is basically बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो के ट्रांसफर हो चुका है मटेरियल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और वो सेम जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे पास कहलाता है डीएनए, वो ट्रांसमिट कैसे हुआ है, और अगर थोड़ी सी पेरेंट के मुकाबले में कुछ डिफरेंशिएशन नजर आ रही है या वेरिएशन नजर आ रही है, तो वो वेरिएशन क्यों हुई है, उनके कॉजेस क्या हैं, और उनका फिनोटिपिकली वो किस तरीके से शो करती हैं. So it is a branch of biology that deals with heredity. What do you mean by heredity? Heredity क्या होता है? Heredity वो मटेरियल होता है या वो करेक्टर होता है जो पेरेंट का और ऑफस्प्रिंग का सेम करेक्टर होता है. ठीक है, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी. वेरिएशन हम किसे कहते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन एक दूसरे से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है. हेरिडिटी मतलब सेम करेक्टर, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में सेम चीज जाना. वेरिएशन का मतलब वेरिएट हो जाना, यानी कि पेरेंट से थोड़ा सा इसका करेक्टर डिफरेंट है, वेरिएशन हो जाना, उसके अंदर चेंजेस आ जाना, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. सो हेरिडिटी को डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, यानी कि कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ में यानी कि जीन्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है. उसके अलावा एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर अमंग सिमिलर और रिलेटेड ऑर्गेनिज्म. और अगर एक ऑर्गेनिज्म में ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आ रही है, एक पेरेंट है उसकी 4 ऑफस्प्रिंग है और हर एक का कैरेक्टर एक दूसरे से डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंदर आप हेरिडिटी डिस्कस करते हैं, सिंपल सी 2 चीजें आप डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द जेनेटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरिएशन. हेरिडिटी को डिस्कस करते हैं और वेरिएशन को डिस्कस करते हैं. हेरिडिटी वो सेम करेक्टर होता है जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों का सेम हो. वेरिएशन वो डिफरेंट करेक्टर होता है जो ए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चेंज करेक्टर की ट्रांसमिशन हो जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ जीन. हमने पढ़ा था जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन एक डीएनए का छोटा सा पोर्शन है. एक सेल के ऊपर हमने देखा था ना पिछली लेक्चर्स के अंदर कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे हुए हैं. तो क्रोमोसोम्स किससे मिलके बना भाई? क्रोमोसोम क्रोमैटिन से मिलके बना है, एंड क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन. तो डीएनए का छोटा सा पोर्शन कहलाता है जीन्स. ठीक है, लेकिन जीन्स होल्ड द इंफॉर्मेशन टू बिल्ड एंड मेंटेन देयर सेल्स एंड पास जेनेटिक ट्रेट्स टू ऑफस्प्रिंग. लेकिन जो जीन है उसका वो है तो छोटा सा पार्ट डीएनए का, लेकिन वो तमाम के तमाम अपने पास कैरेक्टर रखता है. उसको पता होता है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं. वो सारी इंफॉर्मेशन, सारे ट्रेट्स, सारे के सारे कैरेक्टर उठाता है और उसको ऑफस्प्रिंग के सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है. ठीक है, ये हमारे पास कौन काम करते हैं? ये काम करते हैं जीन्स. एंड व्हाट इज अ जीन? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी and genes is a small portion of DNA. Now, the another terminology is allele. देखिए जी, जीन की जो बिल्कुल सामने वाली फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एलील. इन वन मेंबर ऑफ अ पेयर और सीरीज ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन. जीन्स की जो सामने वाली ऑल्टरनेट फॉर्म होती है, उसकी जो फोटोकॉपी होती है दैट आर कॉल्ड एलील. तो 2 टाइप की होती है. ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेटेरोजाइगस. तो होमोजाइगस का मतलब क्या है? एन ऑर्गेनिज्म इन विच 2 कॉपीज ऑफ जीन्स आर आइडेंटिकल हैविंग सेम एलील. और हेटेरोजाइगस कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जिसके पास 2 डिफरेंट टाइप के एलील मौजूद हों. अब मैं इसको इस तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब करती हूँ. इससे आप लोगों को अगर मैं इसका जीनोटाइप लिख दूंगी तो वो सही से समझ में आ जाएगा. ठीक है जी. अब लेट सपोज मैं ये कह रही हूं कि ये 2 हमारे पास क्रोमोसोम है.
ये जीन अटैच है और इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म हमारे पास कहला रही है एलील। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये बोल रही हूँ, एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, दैट्स मीन ये हेट्रोजाइगस है। क्या है ये? हेट्रोजाइगस। तो ये जो एलील है ये हेट्रोजाइगस है। एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस कब होता है? कि जब दो क्रोमोसोम हो और दोनों के पास सेम जीनोटाइप है। दो क्रोमोसोम हो, दोनों क्रोमोसोम के पास ट्रेट जो है वो सिमिलर हो, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस एलील, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस एलील। सिंगल को हम जीन कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये पेयर में आ जाता है तो अब इसे जीन नहीं कहेंगे, अब इसे कहेंगे एलील। अगर ये डिसिमिलर हो एक दूसरे से, डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो आप इसे कहेंगे हेट्रोजाइगस, और अगर सेम हो तो इसे आप कहेंगे होमोजाइगस। ठीक है, नाउ जीन्स हम देख चुके हैं। अगर जीन्स की जो है ना एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, यानी कि ऐसे नहीं होता कि जीन्स जो है वो इधर उधर अटैच हो जाए। जीन्स की एक पोर्शन होता है, एक पोजीशन होता है जहां पे वो अटैच होता है, उस पोजीशन को आप कहते हैं लोकाई या लोकस। ठीक है, तो एलील भी लोकस के अंदर ही होता है, राइट। एलील भी डेफिनेटली, एलील भी जीन ही है भाई। ठीक है, लेकिन अगर दो जीन्स होंगे तो फिर आप उसको दो जीन्स नहीं कहेंगे, पहले वाले को जीन्स कहेंगे, दूसरे वाले को एलील कहेंगे, राइट। तो जीन्स हो या एलील हो तो वो एक पोजीशन के ऊपर फिक्स होते हैं, एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड लोकस। तो जब हम ह्यूमन में देखते हैं कि ह्यूमन में रफली कितने 1000 जीन्स मौजूद है, क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी थी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत ज्यादा जीन अटैच होते हैं। जितना बड़ा क्रोमोसोम होगा, जितना उसका डायमीटर बड़ा होगा, उतने ही ज्यादा जीन्स अटैच होंगे। तो रफली ह्यूमन सेल के अंदर, एक सेल के अंदर 20,000 to 25,000 जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर अटैच होते हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं कि जीन्स और एलील के अंदर डिफरेंस की, एक और मेन डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको ये बात बोली ना, अगर मैं इसको कैपिटल और इसको स्मॉल बोलूं, लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लू कलर, राइट। तो ये कौन सा कलर होगा? ये होगा ब्राउन। तो ये होगा डोमिनेंट, ये होगा रिसेसिव। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जीन्स और एलील से रिलेटेड। नाउ ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल वो पहला साइंटिस्ट था जिसने इनहेरिटेंस पे अपना काम करना शुरू किया था। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसने क्या करना शुरू किया था? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉज गवर्नमेंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। इनने सबसे पहले अपने लॉज पेश किए थे कि किस तरीके से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर की ट्रांसमिशन होती है। ग्रेगर मेंडल का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन मॉन्क है। मॉन्क किसे कहते हैं? मॉन्क उसे कहते हैं जो कि हमारे पास पादरी होते हैं, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया में ये मॉन्क थे। जब हम ग्रेगर मेंडल की बात करते हैं, ही स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन पी प्लांट्स। इसने ये ट्रेड्स को सबसे पहले ऑब्जर्वेशन और उसके लिहाज से उसके जो लॉस जनरेट किए वो किस पे एक्सपेरिमेंट किए। देखिए आप देख चुके हैं ना कि पिछले मैंने आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट बताए, कोई न्यूरोस्पोरा पे कर देता था, स्मॉल फंजाई पे कर देता था, कोई बैक्टीरिया पे करता था एक्सपेरिमेंट, कोई माइस पे करता था एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि ये जितने छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज्यादा ही वो रिप्रोडक्शन तेजी से करेगा। रिप्रोडक्शन जब तेजी से करेगा तो हमें रिजल्ट जल्दी शो होगा। ठीक, तो इसी वजह से इसने पी प्लांट को भी चूज किया था, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पायसम सेटिवम। ठीक है, सो आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट ही डेवलप्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी। ये बेचारा मॉन्क था एक, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि जो गरीब होता है उसको उसके लिए इतने ज्यादा रूल्स एंड लॉज नहीं इतने ज्यादा प्रोमिनेंट होते सोसाइटी में, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल ग्रेगर मेंडल ने भी ये चीजें फेस की थी, और ये करता जा रहा था उस वक्त जिस वक्त इसने अपनी थ्योरीज और लॉज रखे थे। उस वक्त तो वो चीज इसको ज्यादा मानी नहीं गई थी इसकी सोसाइटी में, लेकिन आफ्टर दैट 20th सेंचुरी में देन इसके वर्क को जो है वो रिकॉग्नाइज करके इसको फिर एक लकब दिया गया, दैट इज द फादर ऑफ इनहेरिटेंस। अब
थोड़ा सा हम इसके जरा क्रिएटिविटी की बात करते हैं और इसने किस तरीके से कल्टीवेशन की पी प्लांट की। बिटवीन 1856 एंड 1863 मेंडल कल्टीवेटेड एंड टेस्टेड सम 28,000 पी प्लांट। इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स पे, उसमें पी प्लांट्स 28,000 पी प्लांट्स पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और इसने सबसे ज्यादा इसका जो मैक्सिमम रिजल्ट था उसमें ये था कि करेक्टर जो है वो पेरेंट से सेम करेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग, यानी कि जैसा पेरेंट है उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी सेम ही है। तो इसने इस करेक्टर को बोला था दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। इसने क्या, मैं दोबारा बता देती हूँ, इसने क्या कंक्लूड किया जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट इसने जब कंक्लूड किया इसमें, तो इसने ये बोला कि जितने भी पेरेंट पी प्लांट थे और जितने भी ऑफस्प्रिंग पी प्लांट थे, तो पेरेंट पी प्लांट और ऑफस्प्रिंग पी प्लांट बहुत ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर थे, और उसने इस सिमिलैरिटी को वर्ड दिया इनहेरिटेंस का। ये वो विरासती मादा होता है, या आप कह सकते हैं इनहेरिटेड मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड डीएनए, दैट इज कॉल्ड जीन। ये वो करेक्टर होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में सीधा सीधा ट्रांसफर होता है, तभी एक जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट के करेक्टर शो करता है। सो दिस इज अ साइट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट गार्डन इन जिक रिपब्लिक। ये ऑस्ट्रेलिया की एक रिपब्लिक है, वहां पर इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ये पुरानी बहुत तस्वीर है ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। अच्छा जी, अब जरा हम एक इनहेरिटेंस के लिए जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज होती हैं पहले हम उसको क्लियर करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसने मेंडल्स ने सबसे पहले बोला था कि हमारे पास एक ट्रेट्स होते हैं, एंड दैट ट्रेट्स इज फिजिकल ट्रेट्स। फिजिकल ट्रेट्स का मतलब क्या होता है कि वो ट्रेट्स जो फिजिकली अपीयरेंस शो करते हैं, राइट, फिनोटाइप शो करते हैं, राइट। सबसे पहले वो जेनेटिकली तो नहीं गया था ना, सबसे पहले उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि भाई दो जो है वो पी उसने सीड लिए, एक जो था वो ग्रीन कलर का था, एक जो था वो येलो कलर का था। तो जब इसने इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो ट्रेड्स थे उन ट्रेड्स को इन्हें फिजिकल ट्रेड्स का, और इस फिजिकल ट्रेड्स को इसने कहा पार्टिकल्स। ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन इस पार्टिकल को इसने एक्चुअल, क्योंकि इसने पार्टिकल इसलिए कहा क्योंकि इसको एक्चुअल में उस वक्त ये नहीं पता था कि ये जो पार्टिकल हैं ये करेक्टर क्रोमोसोम्स और डीएनए से आ रहे हैं, ठीक है। उससे पहले इसको, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि मेंडल ने जीन्स का वर्ड ओरिजिनेट नहीं किया था, मेंडल इसको पार्टिकल कहता था, ठीक है। मेंडल जीन को क्या कहता था, पार्टिकल कहता था। और इस वो ये कहता था कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर कुछ फैक्टर्स लगे हुए हैं। अब हमें ये बात पता है कि ये वो पार्टिकल किसको कहता था, क्रोमोसोम को कहता था, और उन फैक्टर्स किसको कहता था, जीन्स को कहता था। तो जब जीन्स की क्योंकि टर्मिनोलॉजी उस वक्त ओरिजिनेट नहीं होती थी, तो मेंडल उसको, तो उस जीन्स का नाम रखा गया था मेंडेलियन फैक्टर, ठीक है। तो उसने बोला कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक पार्टिकल पे अटैच होते हैं। उस वक्त क्रोमोसोम और डीएनए चूंकि इसको पता नहीं था, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई भी थी, तो इसने बोला कि बस एक पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल के ऊपर कुछ फैक्टर्स लगे हुए होते हैं, और हमें पता है वो पार्टिकल एक्चुअल में क्रोमोसोम है और डीएनए है, और वो जो फैक्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं, नाउ हम उसे मॉडर्न लैंग्वेज में हम उसे जीन्स कहते हैं। तो कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेट? ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है जी। ट्रेट का क्या मतलब है? ट्रेट का मतलब है कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ अ इंडिविजुअल दैट पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। आपके पास भी कुछ कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आते हैं, लेट्स सपोज कलर ऑफ द आई, दैट इज अ कैरेक्टर, राइट। तो हम जो आगे टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे वो हम ट्रेड्स के नाम पे करेंगे, ठीक है। अगर हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वन ट्रेड, ठीक है। और अगर हम दो की बात करेंगे कैरेक्टर की तो हम कहेंगे टू ट्रेड्स, राइट। तो ये बात हमने याद रखनी है, कैरेक्टर का मतलब होता है ट्रेड्स, राइट। व्हाट इज हेरिडिटी, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो ट्रेड्स, वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एज इट इज आ जाते हैं विदाउट एनी वेरिएशन, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ट्रेड्स जो हैं वो जब हम इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं तो दो टाइप के क्रॉस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक क्रॉस, वन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस
एंड द अदर वन इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि आप क्रॉस करवा रहे हैं एक सेम स्पीशीज का जिसमें एक ट्रेट को आप कंसिडर कर रहे हैं। लेट सपोज आप उसके कलर को कंसिडर कर रहे हैं, ये है ग्रीन कलर और ये है येलो कलर। जब आप एक ट्रेट को आपस में, सिर्फ एक ट्रेट को कंसिडर करके, सिर्फ आप देखें, एक प्लांट के अंदर ट्रेट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आपकी कंसिडरेशन एक है, आप एक ट्रेट पे फोकस करके उसको क्रॉस करके उसका रिजल्ट लिखना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर आप दो ट्रेट को करें, यानी कि आपने कलर को भी ले लिया और आपने उसकी हाइट को भी ले ली, कि लेट सपोज ग्रीन वाले की हाइट जरा लंबी है और येलो वाले की थोड़ी सी ड्वार्फ है, छोटी है, तो आपने दो कैरेक्टर ले लिए, दैट इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, अब ये जो आप क्रॉस करते हैं ना, इसको क्रॉस करने के लिए इसने एक फॉर्मूला निकाला, एक इसने स्क्वायर निकाला, एंड दैट स्क्वायर इज कॉल्ड पनिट स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं? इसे पनिट स्क्वायर कहते हैं या चेकर बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसको यूज किया जाता है वो हमारे पास यूज किया जाता है पनिट स्क्वायर का। तो ये एक ऐसा स्क्वायर होता है जिसके अंदर जो गैमीट्स बने हुए होते हैं, अब वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कितने गैमीट्स में कितना पनिट स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो पनिट स्क्वायर के गैमीट्स रखते हैं हम, एक वाई एक्सिस में रखते हैं, एक एक्सिस में रखते हैं, और आपस में इनको करते हैं क्रॉस। तो ये जो क्रॉस है, ये बेटर एक्सप्लेनेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ पनिट स्क्वायर से शो होता है। सो दिस स्क्वायर इज कॉल्ड पनिट स्क्वायर, और इस स्क्वायर को आप चेकर बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है जी, सो पनिट स्क्वायर इज यूज्ड टू हेल्प टू सॉल्व द जेनेटिक प्रॉब्लम्स। जितनी भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो रिलेटेड टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, हम इस स्क्वायर के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं, या हमें प्रोपोर्शन पता चल जाता है कि भाई पेरेंट में ये कैरेक्टर था, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटीज ये हो सकती हैं कि अगर उनके 4 ऑफस्प्रिंग बने तो उनमें ये कैरेक्टर शो होता है। तो ये एक स्क्वायर के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड पनिट स्क्वायर। तो मेंडल ने ये स्क्वायर भी इंट्रोड्यूस करवाया था। नाउ कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो जीन से रिलेटेड है। द फर्स्ट वन इज एलील। एलील इज बेसिकली द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एक दफा और बता देती हूँ कि इफ दिस इज अ जीन, अगर मैं ये बोलूँ कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है और यहाँ पे एक जीन अटैच है, राइट, तो अगर ये कैपिटल है और इसको मैं स्मॉल कह रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एलील। ये हमारे पास कह गया एलील। अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एलील, ये होमोजाइगस एलील है, सॉरी, ये हेट्रोजाइगस एलील है, एंड दिस वन इज अ होमोजाइगस एलील। ठीक है जी, तो जो सेम होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं होमोजाइगस, और जो डिफरेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस, राइट। ये हमारे पास है होमोजाइगस जो सेम अल्फाबेट्स वाले हैं, और जो डिसिमिलर होते हैं दैट आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस। अब इसी के अंदर एक चीज याद रखना है कि अब इसके अंदर, इसी एलील के अंदर, जब जिसमें 2 जीन्स मौजूद हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक को हम कैपिटल लेटर से हमेशा करते हैं, एक को हम स्मॉलर लेटर से करते हैं। तो कैपिटल हमेशा उस कैरेक्टर को किया जाता है, उस जीन को किया जाता है जो कि डोमिनेंट होता है। तो ए रिप्रेजेंट डोमिनेंट एंड स्मॉल ए रिप्रेजेंट रेसेसिव। सो डोमिनेंट हमारे पास कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेसेसिव जो है वो हमारे पास लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि ये इसके अंदर डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है, तो ये जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट है, और जो स्मॉल वन है दैट इज रिसेसिव। और ये दोनों क्या है? ये दोनों एलील है। अब ये दोनों किस किस्म के एलील है? ये दोनों हेट्रोजाइगस एलील है। अच्छा, अब मैं अगर ये पूछूं कि व्हाट इज दिस, तो आप ये कहेंगे ये होमोजाइगस एलील है। और मैं आपको ये बोलूं इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, आप बोलेंगे रिसेसिव। ये दोनों रिसेसिव है। ठीक है, तो यहां पर जेनेटिक्स के अंदर, जीन्स के अंदर कैपिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है डोमिनेंट से, और लोअर केस लेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है रिसेसिव से। नाउ, तो जब हम जीन्स को कंबाइन करते हैं, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड जीनोटाइप, राइट। अच्छा, अब अगर मैं ये कह रही हूं कि दिस वन, लेट सपोज हमने ये एग्जांपल किए, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, तो मैं इसे क्या कहूंगी, ये है
होमोजाइगस एलील। अब एक और चीज, या तो मैं इसको कहूंगी ये है होमोजाइगस एलील, या मैं इसे क्या कहूंगी, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। समझ में आ रही है बात? मैं इसे होमोजाइगस एलील भी कहूंगी क्योंकि ये दोनों सेम है, और मैं इसे होमोजाइगस डोमिनेंट एलील भी कहूंगी, राइट। अच्छा, ये तो हो गया इसका जीनोटाइप, ठीक है, जेनेटिकली अपीयरेंस इसने दिखा दी ना, अपनी जीन्स दिखा दी, जीन्स शो कर दिया। अब मैं इसे फिनोटाइप, अगर मैं इसकी बात करूं, फिजिकल फीचर की बात करूं, तो अगर ये RR जीन है तो ये होगा बेसिकली राउंड सीड, ठीक है। अगर सीड बाहर से हमें दिख रहा है और वो राउंड स्ट्रक्चर है, दैट इज द फिनोटाइप। और मैं अगर इसका जीनोटाइप चेक करूंगी, जेनेटिकल अपीयरेंस चेक करूंगी, तो वो हमारे पास होगा 2 कैपिटल R, ठीक है। एक हो गया ये चीज। दूसरी चीज एक और मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये तो हो गया डोमिनेंट के रेफर से बात ना। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि लेट सपोज यहां पर है एक कैपिटल R और एक है स्मॉल r। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस एलील। पहली चीज इसको ये भी कह सकते हैं। दूसरा हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील। भाई आपने याद रखना है, जब भी एक जेनेटिकल अपीयरेंस में अगर एक भी जीन डोमिनेंट आ गया, तो वो जो एंड का उसका फिनोटाइप होगा वो डोमिनेंट ही होगा। हाँ, वो हेट्रोजाइगस जरूर होगा लेकिन वो डोमिनेंट ही होगा। तो यहां पर क्या होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील। ये तो हो गया इसका जीनोटाइप। एंड व्हाट अबाउट द फिनोटाइप, फिनोटाइप ये क्या शो करेगा, आर की, आर की, ये भी राउंड करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, दैट इज अ जीनोटाइप। जब भी हम जीनोटाइप बात करेंगे तो बोलेगा जेनेटिकली अपीयरेंस। जीनोटाइप, व्हाट डू यू मीन बाय जीनोटाइप? जीनोटाइप इज बेसिकली द जेनेटिकली अपीयरेंस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिनोटाइप? फिनोटाइप इज बेसिकली द फिजिकली अपीयरेंस। तो ये RR आप इसे क्या कहेंगे, डोमिनेंट होमोजाइगस एलील। और ये क्या बनाएगा, इसकी फिनोटाइप क्या होगी, रेड। अगर मैं ये बोलूंगी व्हाट इज दिस, ये होगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील, और इसकी फिनोटाइप क्या होगी, रेड। ये क्या है, होमोजाइगस एलील या होमोजाइगस रिसेसिव एलील, और इसकी फिनोटाइप क्या होगी, व्हाइट। समझ आ रहे हैं? तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, जीनोटाइप, व्हाट इज अ जीनोटाइप? जीनोटाइप इज अ जेनेटिकली अपीयरेंस, जो कि आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, बहुत सारी होती है जीनोटाइप, क्योंकि हम मेन जीनोटाइप को ही पैनेट स्क्वायर में बना रहे होते हैं। पैनेट स्क्वायर में जो हम लिखते हैं ना, वो जीनोटाइप ही लिख रहे होते हैं। फिर वहां से देख के हम उसका फिनोटाइप खुद सपोज करते हैं कि ये फिनोटाइप होगा। तो जीनोटाइप इज अ जेनेटिकली अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट एंड फिनोटाइप इज अ फिजिकली अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। ठीक है जी, वही चीज है जो मैं बता चुकी हूं, ठीक है। तो रेड, येलो, तो ये कहला गया एलील। पेयर फॉर्म में मौजूद है ना, सिंगल हो तो हम उसे जीन कहते हैं, पेयर में हो तो जीन नहीं बोलेंगे भाई, एलील कहेंगे। अब यहाँ पे जीनोटाइप क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जीनोटाइप क्या है, कैपिटल है R, इसकी क्या है, रेड। लेकिन ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो ये रेडी, लेकिन ये हेट्रोजाइगस, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूं, जब सेम होगा तो होमोजाइगस, और जब डिफरेंट होगा तो हेट्रोजाइगस, राइट। और ये भी, ये क्या है, होमोजाइगस येलो, और ये रिसेसिव है। नाउ वही चीज मैंने आपको बता दी, होमोजाइगस हमेशा प्योर होता है, ठीक है। होमोजाइगस का मतलब है प्योर, प्योर फॉर्म ऑफ ऑफस्प्रिंग, हमेशा होमोजाइगस प्योर फॉर्म कहलाएगी। हेट्रोजाइगस का मतलब है ये हाइब्रिड फॉर्म है, मिली जुली फॉर्म है, दो कैरेक्टर इसमें मिले हुए हैं, यानी कि एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज दिस इज अ होमोजाइगस, यानी कि ये प्योर फॉर्म है जीन की। मैं बोलूं ये क्या है, होमोजाइगस प्योर फॉर्म है जीन की, जिनमें या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या तो दोनों रिसेसिव होंगे। हेट्रोजाइगस क्या है, इम्प्योर फॉर्म है, ठीक है। हेट्रोजाइगस क्या है, इम्प्योर, और इस इम्प्योर को आप क्या कहेंगे, इस इम्प्योर को आप कहेंगे हाइब्रिड, राइट। इसे आप क्या कहेंगे, हाइब्रिड। ये प्योर है और आप इसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड फॉर्म कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई इस जो ग्रेगर मेंडल साहब थे, इन्होंने पी प्लांट क्यों चूज किया,
And what is the scientific or botanical name of pine? Pisum sativum. First point, कैन बी ग्रो इन अ स्मॉल एरिया. भाई पी प्लांट ऐसा है छोटे एरिया में ग्रो कर जाता है, क्योंकि ये मॉन्क था तो इसके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज तो एज सच नहीं थी ना, तो छोटे एरिया में ग्रो कर देता है. और छोटे एरिया में किसी भी तरीके की कंडीशन को ये आराम से इजिली ग्रो करेगा. पहली चीज ये. नंबर 2, दे प्रोड्यूस आर लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग. अच्छा, बहुत सारी इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा फास्ट रिप्रोडक्शन है. इनका रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, ये फटाफट रिजल्ट शो करेगा. तो जो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट में मजा तभी आता है जब आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाए. ठीक है, अब आप ह्यूमन पे तो नहीं करेंगे ना. बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि भाई ह्यूमन पे करते हैं या किसी एनिमल पे करते हैं. पहली चीज तो ये कि एनिमल के लिए ज्यादा नुकसान जानी होता है, राइट. उसमें क्या होता है, स्पीशीज को एक क्या कर रहे हैं आप, इन्फेक्टेड कर रहे हैं, आप उसको खतरे में ला रहे हैं. प्लांट्स पे आ जाए तो प्लांट्स ये है कि प्लांट जो है वो इजी ग्रो भी कर लेगा, स्मॉल एरिया में भी ग्रो करेगा, और आपको फास्ट रिप्रोडक्शन. जब फास्ट रिप्रोडक्शन होगी तो आपको रिजल्ट जो है वो बहुत क्लियर और जल्दी जल्दी मिल जाएगा. दूसरी, प्रोड्यूस प्योर प्लांट व्हेन अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेशन. अच्छा जी, आपको पता है देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन का मतलब ये है कि जब एक पॉलन ग्रेन एक ही प्लांट से अपने ही पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो सेम स्पीशीज के दरमियान में करते हैं, या सेम जिनका जेनेटिक मटेरियल हो उनके दरमियान में करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. और अगर वो किसी और प्लांट्स के पास करें तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. लेट्स सपोज अगर भाई रेड का क्रॉस मैं रेड के साथ ही करवा रही हूँ तो क्या बनेगा भाई, रेड का क्रॉस मैं रेड के साथ ही करवा रही हूँ, तो जितनी मैं आपको बोलूं कि आपने इसके 100 पनेट स्क्वायर बनाने तो आप ये बोलेंगे कि 100% रेडी बनेंगे. ऐसा ही है ना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मैंने करा दी इसकी क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस का मतलब ये है कि मैंने रेड को क्रॉस करवा दिया किसके साथ, येलो के साथ या व्हाइट के साथ. भाई अब इसके अंदर चेंजेस आ सकती है ना. तो इसने सबसे पहले ये रिजल्ट लिया, इसने बोला कि ज्यादातर इसने जो ऑब्जर्वेशन इसने देखी ना, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 20,000 से 25,000 के तकरीबन इसने पी प्लांट्स पे इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. तो इसने जो मेजोरिटी देखा था ना, वो इसने मेजोरिटी यही देखा था कि भाई अगर तो ऑफस्प्रिंग दो सेम पेरेंट है ना, यानी कि रेड को रेड के साथ ही क्रॉस कराएं, तो 1000 आगे आप इसकी प्रोबेबिलिटी बना दे रेडी बनेगा. तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन आप अगर डिफरेंट कलर के पास चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है वेरिएशन अब क्या है, अब यहाँ पर रेड भी बन सकता है, यहाँ पे व्हाइट भी बन सकता है, और फिर एक और टाइप की चेंजेस आ जाती है. अब इसके अंदर क्या होता है, अब रेड होमोजाइगस रेड भी बन सकता है, हेट्रोजाइगस रेड भी बन सकता है. ठीक है, तो वेरिएशन जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा शो होती है. और प्योर फॉर्म अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्योर फॉर्म का मतलब है होमोजाइगस. तो होमोजाइगस ज्यादातर आपको तब शो हुआ जब आपने सेल्फ पॉलिनेशन शो की. लेकिन आप जैसे ही इसको क्रॉस पॉलिनेशन में जाते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन में रिजल्ट विल बी डिफरेंट. ठीक है जी. अब सवाल ये है कि मेंडल, ये थोड़ा सा मैंने इसको आपकी बुक से हट की चीज निकाली है, ये फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर ये चीज को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो मैंने ये एडिशन चीज आपके लिए निकाली है. अच्छा, इसमें ये है कि मेंडल्स ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट कैसे करता था. देखिए जी, मेंडल अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करता था, यानी कि ये देख लें आप, फॉर्सेप लिए इसने, पेंट ब्रश या फॉर्सेप लेता था और यहाँ पे क्या करता था, उसके यूज करके ना, ये आपको पता नहीं एंथर होते हैं, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं. तो ये क्या करता था, ये एंथर को खुद ब खुद निकालता था, क्योंकि आपको पता है ना एंथर फटते हैं और उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं. तो ये क्या करता था, ये इसको खुद इसकी कवरिंग को निकालता था और उसमें से पॉलन ग्रेन्स अगर सेम, देखिए सेम है ना, ये व्हाइट और ये व्हाइट है, तो इसके निकाल के इसमें डाल देता था, राइट, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए. तो जाहिर सी बात है, इसने ये तो क्रॉस करवा रहा था ना, कभी ये रेड, कभी ये क्या करता था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता था, तो कभी ये कभी क्या करता था, ये रेड को रेड के साथ कर देता था, कभी ये रेड को येलो के साथ कर देता था, कभी ये रेड को व्हाइट के साथ कर देता था. तो ये एक्सपेरिमेंट इसके हाथों पे डिपेंड करता था. यही तो है एक्सपेरिमेंट. तो उस एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिंपली क्या करता था, ये पेंट ब्रश, फॉर्सेप या नीडल लाइक चीज जो है वो यूज करता है. ठीक है जी. नाउ
हाउ मेंडल्स बिगेन, मेंडल्स ने काम कैसे करना शुरू किया, ये पूरी हिस्ट्री से लेके आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे ताकि हमें सब चीजें क्लियर समझ में आए। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेंडल्स ने सबसे पहले प्योर फॉर्म बनाई। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन करवा। तो अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसी के अंदर अपने ही प्लांट, अपने ही उसके साथ जाके मिक्स हो रहे हैं और फर्टिलाइज होके सीड की जर्मिनेशन कर रहे हैं। तो जितनी भी उसने सेल्फ पॉलिनेशन से जनरेशन बनाई, उसके अंदर उसने एक ही रिजल्ट पाया, दैट इज प्योर वन। उसके अंदर प्योर ही होता था। अगर रेड है तो उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग बनते थे, चाहे वो 500 ऑफस्प्रिंग हो, वो रेडी बनते थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने ये बनाना शुरू किया, प्योर फॉर्म बनाई। प्योर के बाद उसने 8 ट्रेट्स कलेक्ट किए। ठीक है, अब प्योर हो गया, अब उसने थोड़ी वेरिएशन शो की, क्योंकि उसने ये रिजल्ट निकाल लिया कि हाँ भाई, अगर 2 पेरेंट्स जो मैं ले रहा हूं, अगर वो सेल्फ पॉलिनेटेड मैं उनको करवाऊंगा, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू अगर मैं उनकी रिप्रोडक्शन करवाऊंगा, तो आगे जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे या प्रोबेबिलिटीज बनेंगी वो सेम ही बनेंगी। अच्छा जी, अब सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उसने क्या किया, कैरेक्टर को चेंज किया। ठीक है, अब उसके लिए उसने पी प्लांट के 8 ट्रेट्स लिए, सीड शेप, कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड कोट कलर, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट और फ्लावर कलर। ठीक है, अब आपको पता है जो भी जितने भी डोमिनेंट हैं, ये सब के सब जितने भी कैपिटल हैं, ये सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। येलो ग्रीन, that is a color. Round wrinkle, that is a shape. Smooth wrinkle, pot shape, pot color, green, yellow. Then seed coat color, gray or white. Then flower position, axial और terminal. मैं अभी आप लोगों के सामने ये सब चीजें करेक्टर दिखाऊंगी। Then plant height, tall and short. Then flower color, purple and white. अब आप ये देख लें, राउंड और विंकल का जब भी क्रॉस होगा तो राउंड इज अ डोमिनेंट, येलो ग्रीन, येलो इज अ डोमिनेंट। ठीक, स्मूथ रिंकल, स्मूथ इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ग्रीन येलो, ग्रीन इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ग्रे व्हाइट, ग्रे इज अ डोमिनेंट, एक्सेल टर्मिनल, एक्सेल इज अ डोमिनेंट, टॉल शॉर्ट, टॉल इज अ डोमिनेंट, पर्पल एंड व्हाइट, पर्पल इज अ डोमिनेंट। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट? डोमिनेंट क्यों? डोमिनेंट का मतलब है डिजायरेबल कैरेक्टर। डिजायरेबल का मतलब ये है कि जो के हेल्दी कैरेक्टर होता है। आप सब्जियां लेने जाते हैं तो आप वो सब्जी नहीं लेंगे तो बहुत ज्यादा पकी हुई हो, आप लेंगे थोड़ी सी कच्ची हो जिसका कलर थोड़ा ग्रीन हो, राइट? तो ये डिजायरेबल कैरेक्टर है ना, तो दैट्स व्हाई आप इस डिजायरेबल कैरेक्टर को आप उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। अब देख लेते हैं ये स्मूथ रिंकल, येलो ग्रीन, इनफ्ले। अच्छा, पॉट शेप आप देख लें, पॉट शेप यहाँ पर हमारे पास देखे थे ना, स्मूथ और रिंकल, तो यहाँ पर भी आप देख लें ये स्मूथ है। ठीक है, इन्फ्लेटेड कहते हैं बिल्कुल फ्लैट है, और ये रिंकल थोड़ा सा उसकी जो सरफेस है, मटर का जो ऊपर का छिलका है, ये थोड़ा सा खुरदरा, इसकी खुरदरापन आ रहा है और बिल्कुल यानी कि जो नहीं उसकी स्किन होती है वो थोड़ी रिंकल है। ग्रीन येलो, जिसमें ग्रीन डोमिनेंट है, ये आपको बात पता है। कलर पर पर्पल व्हाइट, फ्लावर पोजीशन, ऑन स्टेम ऑन टिप, ये कहलाता है हमारे पास एक्सियल और ये हमारे पास कहलाता है टर्मिनल। देन स्टेम लेंथ टॉल, दिस इज अ टॉल वन एंड दिस इज अ ड्वार्फ वन। तो मैंने ये कैरेक्टर इसलिए दिखाना था ताकि मैं आप लोगों को जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को बेसिकली उसको फिनोटाइप भी आपको दिखा दूं। ये थी जीनोटाइप आर, ये थी इसकी फिनोटाइप, फिजिकली अपीयरेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप उसने कैसे जनरेशन स्टार्ट की, किसने? मेंडल ने। अच्छा जी, सबसे पहले जिन दो का आप क्रॉस करवाते हैं उनको हम कहते हैं P1 जनरेशन। ठीक है, तो जब आप P1 जनरेशन को आपस में दो को क्रॉस करवाते हैं तो पहली जो जनरेशन बनती है वो F1 जनरेशन कहलाती है, और जो दूसरी जनरेशन बनती है वो F2 जनरेशन कहलाती है। बेटा इसको इस तरीके से समझें कि लेट सपोज आप 2 कैट आपने लिए हैं घर में, वो है, एक मेल है एक फीमेल है, ये है आपकी पेरेंट जनरेशन। अब आपने उनका करवाया क्रॉस, जब आप उनका क्रॉस करवाएंगे तो उनकी जो पहली जनरेशन बनेगी वो कहलाएगी F1। ठीक है, और मेंडल ये कहता है कि जो F1 जनरेशन होती है, यानी कि जो पहली जनरेशन होती है, वो बिल्कुल सेम टू सेम कैरेक्टर वही रखती है जो उसके पेरेंट का कैरेक्टर होता है।
ठीक है। अच्छा, अब वो जो पहली जनरेशन बन के अब उसने क्या किया, दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, और जब उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया तो वो उसकी जनरेशन कराई F2 जनरेशन। समझ आ रही है आपको? तो ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे तो हो ही नहीं सकता ना। हमारे पेरेंट्स के जो सिबलिंग्स होते हैं वो बहन भाई हैं आपस में, तो अगर उनका आपस में क्रॉस करवाएंगे तो ये तो अनएथिकल चीज है ना, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दूसरे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन इसने पी प्लांट पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए। इसने पी प्लांट पे क्या एक्सपेरिमेंट किए, मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये बोलता है कि भाई 3 जनरेशन होती हैं, ठीक है, 3 जनरेशन। एक है पेरेंट जनरेशन, जब आप पेरेंट का क्रॉस करवाते हैं, 2 पेरेंट का क्रॉस करवाते हैं, तो जो पहली जनरेशन बनती है वो कहलाती है F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन 100% सेम होती है जो P1 जनरेशन होती है। और जब आप 2 F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाते हैं, तब दूसरी जनरेशन बनती है F2 जनरेशन, और इसके अंदर वेरिएशन शो होती है। यानी कि ये हेरिडिटी को शो करता है और F2 जनरेशन वेरिएशन को शो करता है। समझ आ रही है बात? अब इसको देख लेते हैं। Parental P1 generation, the parental generation in a breeding experiment. Then F1 generation, the first generation offspring in a breeding experiment. First generation जो बनी, और फिर इन दो फर्स्ट जनरेशन को आपस में क्रॉस कराएंगे तो फिर ये बनेगा सेकेंड जनरेशन, that are called F2 generation. So the second generation offspring in a breeding experiment, और आप इसे second filial generation भी कहते हैं। अब होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। इसका मतलब ये है कि पी प्लांट के पेरेंट को करवाता था तो उसमें सिबलिंग्स बनते थे, तो दोनों सिबलिंग्स का आपस में क्रॉस करवा देता था, ठीक है। तो दो सिबलिंग्स का आपस में क्रॉस करवाता था तो वो होता था F2। नेक्स्ट जो जनरेशन बनेगी दैट इज कॉल्ड F2 जनरेशन। और अब इस F2 जनरेशन के अंदर वेरिएशन शो होती थी, क्योंकि जो F1 जनरेशन है ना वो पेरेंट के बिल्कुल सेम टू सेम होती थी, ठीक है। यानी कि F1 जनरेशन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ P1 जनरेशन, ठीक है। और F2 जनरेशन इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पेरेंट जनरेशन, ठीक। तो F1 जनरेशन प्योर फॉर्म देखते थे हम लोग, और F2 जनरेशन में हाइब्रिड फॉर्म देखते थे, ठीक है। देख लें आप, ये P1 जनरेशन है, 2 पेरेंट का इन्होंने क्रॉस करवाया। अच्छा भाई, 2 पेरेंट का जब इसने क्रॉस करवाया तो क्या था, टॉल और ड्वार्फ। तो जो पहला हमारे पास आया F1 जनरेशन में सारा का सारे आए टॉल, सारे आए टॉल, एक भी ड्वार्फ नहीं आया। समझ में आ रही है बात? तो अगर इसका मतलब ये है कि जब आप पेरेंट जनरेशन को 2 का क्रॉस करवाएंगे, आपने T और T का क्रॉस करवाया, ये क्या है कैपिटल और ये क्या है स्मॉल। अच्छा, जितने भी F1 जनरेशन बनेंगे ना, 4 के 4 वो सारे के सारे टॉल बनेंगे, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, लेकिन बनेंगे टॉल ही, इनमें कोई भी ड्वार्फ नहीं शो होगा। लेकिन जब आप F2 जनरेशन की बात करेंगे, उस F2 जनरेशन के अंदर अब टॉल भी बनेगा और क्या, ड्वार्फ भी बनेगा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था पिछली स्लाइड के अंदर भी कि जब पेरेंट जनरेशन आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसकी जो F1 जनरेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर प्योर फॉर्म दिखाती है, डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन जब F2 जनरेशन बनेगी तो उसके अंदर टॉल भी होगा और ड्वार्फ भी होगा। दैट इज द जनरेशंस। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस की है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी आर ओनली डिस्कस ओनली वन ट्रेट, और डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम जो पनेट स्क्वायर बनाते हैं वो 2 ट्रेट्स का बनाते हैं। अब यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट जो था P1, यानी पेरेंट हमने कौन से लिए, हमने एलील जो लिया वो था R और R, ठीक है। अब आपको पता है एलील लिया हमने, एलील की बात अगर हम करेंगे तो इसका मतलब अब आप खुद ब खुद नोट करें कि पेरेंट है ना, तो पेरेंट में कौन सा होगा, या तो प्योर राउंड होगा या तो प्योर रिंकल होगा। हमेशा P1 के अंदर ये चीज होती है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं लेट सपोज एमसीक्यूज के लिए बोलूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द P1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल, मैंने ऑप्शन दिए RR, मैंने ये वाले ऑप्शन दिए, मैंने ये वाले ऑप्शन दिए,
ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अच्छा दो और ऑप्शन मैंने दे दिया, मैं जरा मोस्ट प्रोबेबली की बात कर रही हूँ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके ऊपर टिक लगा देते हैं भाई, दिस वन, क्योंकि आपने ये देखा है कि जब आप पनेट स्क्वायर बनाते हो ना, तो पनेट स्क्वायर में आप यही लिखते हो, एक जगह कैपिटल, एक जगह स्मॉल, एक जगह कैपिटल, एक जगह स्मॉल। तो आप क्या कर देते हैं, आप ये समझ के P1 को भी इस तरह से कर देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। P1 का मतलब है प्योर फॉर्म, P से याद रखना पेरेंट प्योर, राउंड रिंकल तो प्योर राउंड का प्योर रिंकल के साथ क्रॉस होगा। हमेशा P1 जब आपस में क्रॉस करेगा तो वो गैमीट्स बनाएगा, और उन गैमीट्स को आप कहते हैं F1 जनरेशन, जो कि सेम होते हैं, राइट। और जब F2 जनरेशन में आता है तो F2 जनरेशन में आपको डिफरेंट कैरेक्टर मिल जाते हैं, जो आप एक एक करके आप लोगों के साथ मैं ये चीज डिस्कस करूंगी। अच्छा जी, अब सुने मेरी बात। जब पेरेंट दो राउंड का, ठीक है, अगर मैं ये बात कर रही हूं, मैंने ये राउंड का रिंकल के साथ क्रॉस करवाया, तो जब राउंड और रिंकल के साथ मैं क्रॉस करवाऊंगी, कैसे क्रॉस करवाऊंगी, पनेट स्क्वायर लिया, एक गैमीट आपने यहां रख दिया, एक गैमीट यहां रख दिया, सारे के सारे क्या बन रहे हैं आपके सामने, अभी देख लो पीछे के जो मैंने बताया था ना, P F1 F2 जनरेशन, अभी सामने के सामने क्लियर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, ये सारे के सारे बन रहे हैं राउंड, राउंड सीड बन रहे हैं। तो ये हो गई F1 जनरेशन। क्या हो गई ये हो गई F1 जनरेशन। अब आपने ये देखा कि जब आपने और P1 का क्रॉस करवाया तो आपके पास दो रेशियो आए, ये और ये, ठीक है, ये हो गई आपकी F1 जनरेशन। अब आपको क्या मिला, अब आपको F1 जनरेशन के गैमीट्स मिल गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आपने F1 जनरेशन, क्योंकि आपको मैंने बताया ना गैमीट्स मिल गए आपको, अब क्या हुआ, आपने इसका पनेट स्क्वायर बनाया, पनेट स्क्वायर में अगेन R, कैपिटल R स्मॉल r, तो जब आपने इनका क्रॉस करवाया तो आपको अलग अलग मिल गए, राउंड 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 और रिंकल। लेकिन ये प्योर राउंड है, ये प्योर रिंकल्ड है, ये हेट्रोजाइगस राउंड और ये हेट्रोजाइगस राउंड। समझ आ रही है बात। तो यहां पर F1 जनरेशन में हमें रेशो क्या मिला, F1 जनरेशन में हमें मिला 1:2:1 रेशो, एक प्योर राउंड, एक प्योर रिंकल्ड, दो इम्प्योर या हेट्रोजाइगस राउंड। तो ये हमारे पास कहला गया F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का क्रॉस, ठीक है। और अगर आप इसको करते हैं तो ये क्या हुआ, 25% 25% और 50%, 100% अगर मैं इसको बोलूं कि ये 100% का इसका रेशो है, तो 25, 25 एंड 50, या आप इसे कहेंगे 3:1 रेशो। डोमिनेंट ज्यादा है, 75% डोमिनेंट है और 25% रेसेसिव है, ठीक है। तो क्या हुआ, हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस को जब आपने क्रॉस करवाया तो 25% डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, 25% होमोजाइगस रिसेसिव और 50% हेट्रोजाइगस रिसेसिव। तो ऑफस्प्रिंग, अब आपने इसको क्या कह दिया, ऑफस्प्रिंग कॉल्ड F2 जनरेशन। ये जो रिजल्ट आया ना, ये F2 का है। अब मैं एक दफा इसको दोबारा से यहां पर सामने आपको कंक्लूड करूंगी, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा है, ठीक है। जीनोटाइप इसका क्या है, 1:2:1, और फिनोटाइप इसका क्या है, 3:1। तीन डोमिनेंट है, यानी मैक्सिमम डोमिनेंट है, और मिनिमम जो है वो क्या है हमारे पास, मैक्सिमम राउंडेड है, और मिनिमम जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है रिंकल। अब आप देखो भाई, जब पेरेंट का करवाया था तो पेरेंट का रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, सारे के सारे ऑल राउंड, ये क्या था, F1 जनरेशन, ठीक है। ऑल राउंड तो थे, लेकिन ये हेट्रोजाइगस ऑल राउंड थे। फिर आपने वही सिबलिंग्स का आपस में क्रॉस करवाया, तो ये सिबलिंग्स ने आपस में जब क्रॉस किया ना, तो इसने अलग अलग करैक्टर 3 शो कर दिए, 25% अलग, 50% अलग, 25% अलग। अब इस जनरेशन को आप कहेंगे F2 जनरेशन।
ठीक है, तो पेपर में अगर एमसीक्यूज आता है कि F1 के रिजल्ट में क्या शो होता है, तो आप ये लिखेंगे कि F1 के अंदर जो हमारे पास सिमिलैरिटी होती है वो P से बहुत ज्यादा क्लोज होती है, यानी कि P के अंदर जो डोमिनेंट होगा F1 के अंदर वो समान, यानी कि लेट सपोज अगर राउंड और रिंकल का करा रहे हैं तो F1 में सारे राउंड होंगे, अगर आप रेड और येलो का करवा रहे हैं तो F1 में सारे रेड होंगे, लेकिन F2 के अंदर प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट आ जाएंगी। तो ये पूरा जो इसने एक एक स्टेप करके 3 जनरेशन शो की, पेरेंट जनरेशन, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। अच्छा, अब ये एक मैंने दिखा दी थी, ये जो वो नहीं होते कि जिसमें राउंड और रिंकल, हम राउंड और रिंकल की बात कर रहे थे ना, तो ये देख ले, राउंड इस तरह के पी प्लांट्स होते हैं और रिंकल इस तरह के होते हैं। रिंकल भी आप लोगों ने अक्सर अपने घरों में देखे होंगे, थोड़े से सुकड़ जाते हैं ये। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, अब जरा ना हम इसको जरा इसकी पॉसिबिलिटीज पे आ जाते हैं और इसका पनेट स्क्वायर पे आ जाते हैं, जिसे आप टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। अच्छा, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पहले सारी प्योर फॉर्म बनाई, फिर प्योर को हाइब्रिड के साथ क्रॉस करवा दिया। जब हाइब्रिड को आपस में, क्योंकि ये प्योर थी ना, ये प्योर है, इसका रिजल्ट हाइब्रिड आया, फिर जब इसने हाइब्रिड को क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन आ गया। तो ये जो F2 जनरेशन होती है आप इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो F2 जनरेशन को टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। सो देयर आर 2 पॉसिबल टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, या तो आप टेस्ट क्रॉस जो है वो क्या करें, आप डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट का हाइब्रिड के साथ क्रॉस करवा दें, या होमोजाइगस रिसेसिव का हाइब्रिड के साथ क्रॉस करवा दें। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस की भी 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। ठीक, तो F2 को टेस्ट क्रॉस कहते हैं, क्योंकि F2 आपको पता है, F2 के अंदर अब आप लोगों को क्या चीजें दिख गई हैं। F2 के अंदर पीछे क्या क्या दिखा था भाई, F2 के अंदर आपको 3 चीजें दिखी हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो यानी कि अब अगर आपने F2 के आगे क्रॉस करवाना है तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या है, वो 2 पॉसिबिलिटीज ये हैं कि या तो आप हाइब्रिड के साथ होमोजाइगस डोमिनेंट का करवा दें, या आप हाइब्रिड के साथ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का करवा दें, जो कि रिजल्ट में आया था शो आया भाई, या तो इस RR का क्रॉस इसके साथ करवा दो, या तो इस RR का क्रॉस इसके साथ करवा दो। ठीक है, तो व्हाट आर द 2 पॉसिबल टेस्ट क्रॉस इन द F2 जनरेशन? 2 टेस्ट क्रॉस के पॉसिबल हैं, वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट इनटू हाइब्रिड और वन इज होमोजाइगस रिसेसिव इनटू हाइब्रिड। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं भैया। So, okay, so what are the result of monohybrid cross? Inheritable factors or genes are responsible for all heritable trait। भाई genes ही सारे responsible है ना भाई। जब आप R, कैपिटल R, स्मॉल r का करवाएं या स्मॉल r का कराएं, ये सारे जीन्स और एलील्स ही हैं। ठीक है, सो फिनोटाइप, तो और दूसरी हमने ये रिजल्ट देखा कि फिनोटाइप इज 110% डिपेंड अपॉन द जीनोटाइप। जो जैसा जीनोटाइप होगा फिनोटाइप उसका वैसे ही बनेगा। Each trait is based on 2 genes, one from mother and other from father। हर ट्रेट 2 पे कंसिस्ट करता है, एक फादर से, क्योंकि पेरेंट्स का जब आप 2 का क्रॉस करवा रहे हैं तो एक फादर और एक मदर है ना, एक मेल है और एक फीमेल है, राइट? क्योंकि हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, ए सेक्सुअल तो देख ही नहीं रहे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मदर डेफिनेटली, एक मेल और दूसरा फीमेल। और ट्रू ब्रीडिंग
और ट्रू ब्रीडर्स को ही आप प्योर फॉर्म कहते हैं। तो ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल आर होमोजाइगस इफ बोथ एलील आर ऑफ सेम। ठीक है, तो ये वही चीज है जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस की थी। पेरेंट है तो पेरेंट प्योर फॉर्म के हैं। ठीक है, पेरेंट हमेशा प्योर फॉर्म के ही होते हैं। ठीक, जो होमोजाइगस होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, और इन्हें आप कहते हैं ट्रू ब्रीडर्स। जो प्योर फॉर्म होती है ना उसको आप ट्रू ब्रीडर्स कहते हैं। अगर हाइब्रिड फॉर्म होगी तो आप इसे इम्प्योर फॉर्म कहेंगे या हेट्रोजाइगस एलील कहेंगे, आप इसे ट्रू नहीं कहेंगे, आप इसे हाइब्रिड कहेंगे। लेकिन जब होमोजाइगस होता है दोनों एलील्स तो आप इन फॉर्म्स को या इन गैमीट्स को आप ट्रू ब्रीडर्स कहते हैं या ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल कहते हैं। अच्छा, इसी के बाद इसने एक लॉ निकाला था, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। In a cross of parents that are pure for contrasting traits, only one form of the trait will appear in the next generation. All the offspring will be heterozygous and express only the dominant trait. भाई वही चीज है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसने कब शो किया? लॉ ऑफ डोमिनेंस तब शो होता है जब दो पेरेंट का आपस में क्रॉस करवाएं और सारे के सारे चार जो इंडिविजुअल बन रहे हैं वो सारे के सारे डोमिनेंट बने, और आप इसे कहते हैं F1 जनरेशन में। सारे के सारे जब डोमिनेंट बनते हैं तो आप इसे कहते हैं इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, और तब इसने ये लॉ बनाया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इन अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट विद प्योर कंट्रास्टिंग करेक्टर। प्योर कंट्रास्टिंग मतलब है कंट्रास्ट करेक्टर दोनों का, राइट? ये कंट्रास्ट करेक्टर ही है ना, एक राउंड है एक रिंकल है, लेकिन प्योर है। तो जब पेरेंट के अंदर आप दोनों कंट्रास्टिंग करेक्टर की बात करते हैं तो उसके सारे के सारे जो F1 जनरेशन है वो सारे के सारे क्या शो करते हैं? वो सारे के सारे बेसिकली हमारे पास डोमिनेंसी शो करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आप इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसने तब यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस शो किया था। ठीक है, जो आपको दिख गया। ठीक, नाउ सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस होपफुली समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा लॉ था। और उससे पहले जो हमने इतनी डिस्कशन की पेरेंट जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो उसमें तो स्पेशली लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा भाई, सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट। सही है, एक तो ये बात याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेट? सेग्रीगेट मीन सेपरेट। तो इसकी एक तो आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट भी पूछ ली जा सकती है कि ये भाई किस लॉ की स्टेटमेंट है। तो अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर इजीएस्ट एमसीक्यूज आ गया तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, स्पर्म और एग, द टू एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा भाई, आप ये देख सकते हैं कि जब भी ट्रेट्स बनते हैं, जब नजर में रखते हैं, मैं आप लोगों के सामने इसको लिख के बता देती हूँ। जब भी आप गैमीट्स रखते हैं पनिट स्क्वायर के इस तरफ, इधर आप गैमीट रख रहे हैं और इधर आप गैमीट रख रहे हैं, तो ये जो गैमीट्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं, यानी कि सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आपस में ये फर्टिलाइज करते हैं, आपस में इनका क्रॉस होता है, तो ये दो गैमीट्स या दो एलील्स आपस में हो जाते हैं सेग्रीगेट। सो इस सेग्रीगेशन को कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, the two allele responsible for trait separate from each other, so allele for a trait are then recombinized at fertilization, producing the genotype for the trait of an offspring. ठीक है जी, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या शो करता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये शो करता है कि एलील पहले तो गैमी जो है वो सेम होते हैं, एक साथ होते हैं, मिलके होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे जाके न्यू ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो एलील एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको इसी तरीके से अप्लाई होता हुआ दिखता है। मैं जो आपको आपस में बता चुकी हूँ, ये पेरेंट है, पेरेंट एलील था और ये यहाँ पर ही सेग्रीगेट हो गया, ये मेल। अच्छा, हमेशा मेल को आप इसको वाई एक्सिस पे रखते हैं, फीमेल को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है,
और ये मोनोहाइब्रिड की बात बताई हुई, ये जो पैनेट स्क्वायर है ये मोनोहाइब्रिड का बताया। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे कि अगर एक करेक्टर के दरमियान में पैनेट क्रॉस करवाते हैं तो पैनेट स्क्वायर कितने बनते हैं, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को आगे इन्हीं इसमें आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें आप, गैमीट्स है, गैमीट्स एक दूसरे से हो जाते हैं सेपरेट, तो दिस सेपरेशन इज कॉल्ड सेग्रीगेशन, ठीक है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें क्या बताता है, alleles from different traits are distributed to sex cells and offspring independently of one another. This law can be illustrated using dihybrid cross. अब ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, इंडिपेंडेंट से याद रखना कि भाई ये एक जो गैमीट है वो दूसरे गैमीट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और ये जो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंसी वाली जो कहानी, ये ज्यादातर हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में शो होती है। कैसे वो शो होती है भाई, ये हम देखते हैं। आपको पता है डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर के बीच में सेग्रीगेशन होती है। दो कैरेक्टर का मतलब क्या है, यहां पर हम लेट सपोज अगर मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, यहां पर हम लेट सपोज दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। मैंने यहां पर दो कैरेक्टर की बात की है, राउंड, और एक तो राउंड है, ऊपर से ये हमारे पास है येलो, ठीक है। और दूसरा मैंने इन दोनों के बीच में करवाया क्रॉस, ठीक है। और डेफिनेटली ये F1 जनरेशन है, क्योंकि ये डायहाइब्रिड है ना, तो ये क्या है, F1 जनरेशन, ठीक है। तो यहां पर मैंने दो कैरेक्टर ले लिए, एक मैंने कैरेक्टर लिया राउंड का, एक मैंने यानी कि एक मैंने इसकी शेप का कैरेक्टर लिया सीड की, और एक मैंने कलर का कैरेक्टर लिया। तो जब मैं इनको आपस में ब्रीड करवाती हूँ F1 जनरेशन का, तो होता क्या है, each pair of alleles segregate independently during gamete formation. भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कोई अलग चीज नहीं है। इन्होंने ये बोला कि सेग्रीगेशन में क्या बोला कि भाई ये आपस में हो गया सेग्रीगेट, सेग्रीगेट के बाद ना ये इस पे डिपेंड करता है ना ये इस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंसी एक दूसरे की इनसे मुख्तलिफ हो जाती है। अब यानी कि एक तो ये होता है ना कि सेपरेट हो गया, लेकिन ये फिर भी इस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला गैमीट फिर भी इस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जब भी गैमीट बनता है तो कोई भी एक जो कैरेक्टर है, एक जो गैमीट है, वो दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो दैट इंडिपेंडेंसी ऑफ अ जीन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है और हमें कैसे पता चलता है कि जब हम क्रॉस करवाते हैं एक से ज्यादा कैरेक्टर, एक होता है मोनोहाइब्रिड जिसमें एक कैरेक्टर में क्रॉस करवाते हैं ना, एक होता है डायहाइब्रिड जिसमें दो कैरेक्टर, जो मैंने आपके सामने एग्जांपल ली, एक होता है पॉलीहाइब्रिड, दो से ज्यादा कैरेक्टर। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 और n। n का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट कितने हैं, हेट्रोजाइगोट गैमीट कितने हैं। अगर आप उन गैमीट्स को काउंट करके ऊपर लिख दें तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है कि भाई पनेट स्क्वायर कितने का बनता है। अब हम जरा देख लेते हैं। देखिए भाई सिंपली सी बात है, यहां पर हमारे पास 2 है, ठीक है, और हमारे पास यहां पर जब हम बात करते हैं कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंसी कितनी है, तो जब हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंसी की बात करते हैं तो वी शुड नो। अच्छा जी, आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा है। इस क्वेश्चन में हाउ मेनी गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस फॉर द फॉलोइंग एलील अरेंजमेंट। ये एलील के अरेंजमेंट हुई है, इसमें कितने गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स के हिसाब से उसका जो स्क्वायर है वो कितना बड़ा बनेगा, क्योंकि आपको पता है एक स्क्वायर होता है 4 बॉक्स का, एक स्क्वायर होता है हमारे पास कितने बॉक्स का होता है भाई, 4 के बाद कितने बॉक्स का बनता है। गैमीट्स के नंबर बढ़ाते जाएं, जितना लंबा गैमीट्स होता है 4 को आप करें 16, देन हमारे पास 32, देन इसी तरीके से आपका स्क्वायर जो है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास जो है वो स्क्वायर जो है वो 4 का बनता है। जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्क्वायर है वो 16 डब्बे का बनता है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि बेसिकली ये जो, हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी ये सुनो एलिफिया, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए भाई जब हम इनकी क्रॉसेस की आपस में बात करते हैं ना, तो एक होता है कि क्रॉस
पनिट स्क्वायर कितने डब्बों का बनना है, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि गैमीट्स कितने बनने हैं। क्या होता है सम टाइम जब हम एक ट्रेट की बात करते हैं, यानी कि लेट सपोज अगर हम एक ट्रेट की बात कर रहे हैं, एक ट्रेट में होता ये है कि ये हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी आपस में क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो सिंपली एक आर इधर आ जाते हैं, एक आर इधर, एक आर इधर, एक आर इधर, तो 4 पनिट स्क्वायर बन जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास मोनो हाइब्रिड की कंडीशन अभी नहीं है, हमारे पास डाई हाइब्रिड की कंडीशन है, तब क्या बनेंगे हम वो डिस्कस करेंगे। उसको करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज 2 और n. What do you mean by n? n is the total number of heterozygotes. अच्छा, अब ये जो r है इसके कितने हेट्रोजाइगोट्स बनते हैं, इसके कितने गैमीट्स बनते हैं भाई। हमारे पास कितनी कंडीशन है, हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है दो ट्रेड्स की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर कितने ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, सिंपली आपने याद रखना है भाई 2 तो है। ट्रेड्स यहाँ पर कितने, एक राउंड वाला है, राउंड यानी कि एक ट्रेड हो गया इसका कलर, एक ट्रेड हो गया इसकी शेप, तो यहां पर हमने लगा दिया 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 गैमीट्स। गैमीट्स कितने बनेंगे, 4 गैमीट्स बनेंगे। अब हम बना के देख लेते हैं। यस, 4 गैमीट्स ही बनते हैं। एक गैमीट बनता है राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। 4 गैमीट्स बन गए। तो गैमीट्स कैसे पता चलता है कि गैमीट्स 4 बनने चाहिए, सिंपली आपने क्या लिखना है 2 लिखना है, और क्योंकि ये आपको पता है मोनो हाइब्रिड है, सॉरी डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड का मतलब 2 करेक्टर हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है 2 इंटू 2 4, तो गैमीट्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब मुझे जरा ये बताएं इसमें गैमीट्स कितने बनेंगे। ये हमारे पास कितने हैं, 3 है। गैमीट्स कितने बनेंगे टोटल, 2 के ऊपर क्या आएगा 3, तो गैमीट्स कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8 गैमीट्स बनेंगे। ठीक है।